Okay, students, so let's get started with October-November 2023 paper 1 of AS level physics. The syllabus code is 9702/12. This is the MCQ paper and the total time is 1 hour 15 minutes. So let's get started. Initially, on the first page, you will be given or provided with some data points, and then you will be provided with some formulas, and then you will have the first question. A student estimates the maximum speeds of some different moving objects. Okay, which maximum speed is not a reasonable estimate? कौन सी maximum speed is not a reasonable estimate? Container ship is traveling with a speed of 10 meters per second. This is a reasonable estimate. Olympic sprinter travels with a speed of 0.1 kilometers per second. 0.1 किलोमीटर्स को बच्चों अगर आप मीटर्स में कन्वर्ट करो तो दिस बिकम्स व्हाट 100 मीटर्स. तो 100 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड होती है किसी ओलंपिक स्प्रिंटर की? नो. दिस मीन्स कि आपने 100 मीटर डैश जो है वो 1 सेकेंड में कंप्लीट कर ली. और वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है ऑफ कंप्लीटिंग 100 मीटर डैश? It is 9.56 something, 9.56 seconds to run 100 meters. That is currently with Usain Bolt. So ये हमें बता रहा है, ये एस्टिमेट हमें बता रहा है कि 1 सेकंड में आपने 100 मीटर भाग लिया. That is way faster than the world record as well. तो ये इनकरेक्ट एस्टिमेट है, तो हम इसे टिक मार्क कर देंगे. हमें इनकरेक्ट एस्टिमेट बनाना था, तो B will be your answer. Let's move on to question 2. Which quantity is an SI base quantity? अब यहाँ पे याद रखो ये SI base quantity पूछ रहा है, यूनिट नहीं पूछ रहा. फोर्स और न्यूटन तो बिल्कुल नहीं है. सेकंड जो है वो SI base यूनिट है, क्वांटिटी नहीं है. क्वांटिटी क्या है? टाइम. सो D will be your answer. अब आ जाओ क्वेश्चन 3 पे. क्वेश्चन 3 में क्या लिखा है? अ स्टूडेंट टेक्स मेजरमेंट्स टू डिटरमाइन द कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ अ मॉडल कार moving from rest in a straight line. Okay. The measured values with their absolute uncertainties are shown. Okay हो गया. The student uses this equation S is equals to half ATU square to calculate the acceleration of the car. What is the acceleration and its absolute uncertainty? यार acceleration क्या होगी और इसकी absolute uncertainty क्या होगी? तो first of all तो S is equals to half ATU square यूज़ करते हुए A को सब्जेक्ट बना लो. 2s डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर लिख दो इज इक्वल्स टू a. अब इसमें सारी वैल्यूज पुट कर दो. 2 मल्टीप्लाई बाई 16.5 डिवाइडेड बाई 15 का स्क्वायर इज योर एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन कम्स आउट टू बी 0.15 ms माइनस 2 इज योर एक्सेलरेशन. तो फर्स्ट दो ऑप्शंस तो इनकरेक्ट हो जाएंगे. अब हमने अनसर्टिनिटी निकालनी है. अनसर्टिनिटी किस तरह निकालते थे? व्हेन एवर जब आपको दो क्वांटिटीज़ हों आपके फॉर्मूले में तो आप क्या करते थे? देखो हमने फार्मूला कौन सा कंसिडर करना है बच्चों? वी हैव टू कंसिडर दिस फार्मूला. लेट मी पुट इट इन अ बॉक्स. ये वाला फार्मूला हमने ध्यान में रखना है, ठीक है. अब अगर इस फार्मूला को आप गौर से देखो तो व्हाट डू यू सी कि एक्सेलरेशन किन दो वेरिएबल्स पे डिपेंडेंट है? टी पे एंड एस पे. तो चेंज इन एस अपॉन एस प्लस चेंज इन टी अपॉन टी, और ये किससे मल्टीप्लाई होगा? 2 से, बिकॉज यहाँ पे क्या है? स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन की वैल्यू. सॉरी यहाँ पे मैंने ये डेल्टा की वैल्यूज़ को चेंज कर दिया होगा. दीज आर बेसिकली ये जो डेल्टा एस लिखा हुआ है दिस इज बेसिकली एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन डिस्प्लेसमेंट. डेल्टा टी जो लिखा हुआ है दैट इज द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन टाइम. अब हम वैल्यूज पुट करते हैं. एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0.1 पुट कर दो यहाँ पे 0.1. एक्चुअल वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है भाई? 16.5, वो भी पुट कर दो. प्लस 2 इंटू एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऑफ टाइम क्या है? 1 डिवाइडेड बाय टाइम की एक्चुअल वैल्यू क्या है? 15 इज इक्वल्स टू एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऑफ ए. यही हमें निकालनी है और ए की एक्चुअल वैल्यू क्या निकाली हमने? 0.1. तो पूरी इक्वेशन में आपके पास सिर्फ ए की अननोन वेरिएबल है, दैट इज व्हाट? डेल्टा ए या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन ए. दैट कम्स आउट टू बी व्हाट? 0.02. तो आपके पास बच्चों एक्सेलरेशन भी आ गई, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन एक्सेलरेशन भी आ गई. तो फाइनल फॉर्म क्या होगी? 0.51 प्लस माइनस 0.02 ms माइनस 2. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 4. एन एरोप्लेन इज मूविंग एट कॉन्स्टेंट स्पीड इन स्ट्रेट लाइन. कॉन्स्टेंट स्पीड का मतलब क्या है बच्चों? अप फोर्सेज विल बी इक्वल टू डाउन फोर्सेज एंड लेफ्ट फोर्सेज विल बी इक्वल टू द राइट फोर्सेज. चलो लेट्स सी. अब
in a straight line at an angle theta to the horizontal. Four forces act on the aeroplane: thrust force, weight, lift force and resistive force. देखो अब अगर हम एक्सिस ही कुछ इस तरह बना दें कि मैं ये कंसिडर कर लूँ कि ये स्लांटेड एक्सिस जो है वो वाई एक्सिस है, ये वाला जो स्लोप के साथ एक्सिस लगा हुआ है दैट इज एक्स एक्सिस, ठीक है। तो अगर मैं बेसिकली इस स्लोप पे बना देता हूँ, दिस स्ट्रेट लाइन इज वाई एक्सिस और ये हॉरिजॉन्टल वाली लाइन इज द एक्स एक्सिस, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं सही से जगह पे बना देता हूँ और यहाँ पे करके इसकी x की लेबलिंग भी सही कर देता हूँ। चलो, x इज द लाइन दैट इज अलोंग द स्लोप और y वो लाइन है या y वो एक्सिस है दैट इज परपेंडिकुलर टू द स्लोप। अब दोनों एक्सिस डिफाइन हो गए, तो यार r कौन सी फोर्स है दैट इज इन द x एक्सिस, t भी इन द x एक्सिस है, l किस एक्सिस में, y एक्सिस में। ये जो w है ना ये दोनों एक्सिस में, तो इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। एक हो जाएगी y एक्सिस में इस तरह और एक हो जाएगी x एक्सिस में इस तरह, ठीक है। तो y एक्सिस में w की जो फोर्स होगी दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, y cos थीटा, और x एक्सिस में w की जो फोर्स होगी वो किसके इक्वल होगी, w sin थीटा। अब सिंस वी आर मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड तो अप फोर्सेस को इक्वल करते हैं डाउन फोर्सेस के। अप फोर्सेस क्या है, l, डाउन फोर्स क्या है, w cos थीटा। तो फर्स्ट इक्वेशन तो हमारी ये होनी चाहिए। सेकेंड इक्वेशन क्या होनी चाहिए, लेफ्ट फोर्सेस दैट इज r प्लस लेफ्ट पे और कौन सी फोर्स है, w साइन थीटा मस्ट इक्वल टू व्हाट, राइट फोर्सेस, राइट पे कौन सी फोर्स लग रही है, सिर्फ t। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। तो देखो दोनों इक्वेशंस कहीं लिखी हुई हैं, ऑप्शन ए बी सी में, ए में बी में नहीं लिखी हुई, सी में भी एक इक्वेशन सही है दूसरी गलत है, डी में फर्स्ट वाली इक्वेशन ही गलत है। तो ओनली ए इज द करेक्ट ऑप्शन, जिधर एल इज इक्वल्स टू डब्ल्यू कॉस थीटा एंड टी इज इक्वल्स टू आर प्लस डब्ल्यू साइन थीटा। अब 5 पे आ जाओ, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की क्या डेफिनेशन होती है बच्चों, चेंज इन वेलोसिटी या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी विल बी योर आंसर। Let's move on to question 6. An astronaut on the moon where there is no air resistance throws a ball. The ball's initial vertical component is this, horizontal component is this as shown in the diagram. Okay हो गया। The acceleration of free fall on moon is this. ये हमारे पास क्या आ गई, g या फिर a कह लो इसे, ठीक है। What is the speed of the ball after 9 seconds? t भी हमें given है 9 seconds, ठीक है। तो हमने बच्चों स्पीड ऑफ द बॉल निकालनी है, स्पीड ऑफ बॉल आफ्टर 9 सेकेंड्स। तो यार अगर स्पीड ऑफ बॉल आपने आफ्टर 9 सेकेंड निकालनी है तो आफ्टर 9 सेकेंड जो स्पीड है वो किस चीज़ का कंपोनेंट होगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का प्लस वर्टिकल वेलोसिटी का। दोनों कंपोनेंट्स निकाल लें हमने, फिर ऐड अप कर देंगे, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देख लेते हैं। हमें क्या पता है, थ्रू आउट प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन्स द सेम। तो आफ्टर 9 सेकेंड्स हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आफ्टर 9 सेकेंड्स भी क्या रहेगी, 4 ms-1। अब हमने सिर्फ क्या निकालनी है, अब हमने सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी निकालनी है आफ्टर 9 सेकेंड एंड देन वी विल बी डन विद द क्वेश्चन बाय अप्लाइंग द पाइथागोरस थ्योरम। चलो अब हम निकालते हैं वर्टिकल वेलोसिटी वी आफ्टर 9 सेकेंड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताओ इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, u क्या है 8, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है -1.62, टाइम कितना गुजरा है, टाइम इज 9 सेकेंड्स। तो डू वी हैव एनी फार्मूला जिसमें अगर u पता हो, हमें a पता हो, t पता हो एंड वी हैव टू कैलकुलेट v, तो हम निकाल सकते हैं, येस देयर इज अ फार्मूला, v इज इक्वल्स टू u प्लस at। u किसके इक्वल है बच्चों 8 प्लस a क्या है -1.62 और t क्या है 9। So multiply it and you will get your answer. V किसके इक्वल आ रही है, let me calculate it, 8 minus 1.62 multiply by 9. So आपके पास vertical velocity बच्चों आ रही है -6.58 ms-1, ठीक है। अब हमारे पास दोनों चीज़ें आ गई, वर्टिकल वेलोसिटी भी आ गई, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी आ गई। अब हमने रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी है एट 9 सेकेंड्स। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी किस तरह निकलेगी एट 9 सेकेंड्स, रिजल्टेंट वेलोसिटी एट व्हाट, एट 9 सेकेंड्स। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी एट 9 सेकेंड्स निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल बताओ, ये एक 4 ms-1 की वेलोसिटी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन
और डाउनवर्ड डायरेक्शन में वी हैव 6.58 ms माइनस 1. तो इन दोनों का रिजल्टेंट विल बी व्हाट? इन दोनों का रिजल्टेंट विल बी समथिंग लाइक दिस. लेट मी ड्रॉ इट करेक्टली. इन दोनों का रिजल्टेंट विल बी समथिंग लाइक दिस. और ये किस तरह निकलेगा? 4 स्क्वायर प्लस 6.58 स्क्वायर अंडर रूट. तो लेट्स कैलकुलेट इट. 6.58 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दैट gives you an answer of 7.7. तो 7.7 कोई ऑप्शन है? Yes, there is an option that I can see is equals to 7.7 और वो ऑप्शन है B. सही है. Let's move on to question 7. Question 7 में क्या लिखा है? 2 blocks of mass 0.2 kg and 0.5 kg are connected by a light inextensible string that passes over a frictionless pulley. Okay. The blocks are held stationary. Okay हो गया. The block of mass 0.2 kg rests on a rough horizontal surface. यार ये rough horizontal surface है तो मतलब यहाँ पे एक backward frictional force भी लग रही होगी. ओके हो गया. A block of mass 0.5 kg is suspended in air. Air resistance is negligible. When the blocks are released, they have an acceleration of 2. Acceleration दोनों की 2 ms minus 2 है when they are released. What is the magnitude of frictional force? हमने ये frictional force निकालनी है. ठीक है. तो जब भी पुली के हम क्वेश्चंस कर रहे होते थे, मैंने आप लोगों को क्या बताया था? पुली ऑलवेज टेंड्स टू मूव टूवर्ड्स द साइड दैट हैज़ अ हैवियर ऑब्जेक्ट. और हैवियर ऑब्जेक्ट किस साइड में? इधर. द मास दैट इज 0.5 kg इज हैवियर इधर. तो पुली जो है वो इस साइड में मूव करना शुरू करेगी. तो फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी? वेट ऑफ दिस ब्लॉक और टेंशन क्या होगी इस ब्लॉक की? अवे. ठीक है. तो W माइनस टी इज इक्वल टू वॉट? 0.5 इंटू एक्सेलरेशन क्या है? 2. अब इसमें W किसके इक्वल आ जाएगी भाई? W विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ दिस ब्लॉक. ये किसके इक्वल हो जाएगा? 0.5 इंटू 9.81 इज इक्वल टू, सॉरी नॉट लाइक दिस, माइनस टी में लगाना भूल गया हूँ. माइनस टी इज इक्वल टू 1. टी किसके इक्वल आ जाएगी? टेंशन किसके इक्वल आ जाएगी बच्चों? टेंशन विल बी इक्वल टू 0.5 इंटू 9.81 माइनस 1. तो दिस कम्स आउट टू बी 3.905 न्यूटन. और ये टेंशन आई है हमारे पास फॉर द इंटायर स्ट्रिंग. तो अगर मैं अब इस ब्लॉक को कंसिडर करूँ, ठीक है, इस ब्लॉक को कंसिडर करते हैं. ठीक है. एंड लेट्स डू द वर्किंग हियर. तो इस ब्लॉक में टेंशन कहाँ लग रही होगी? इस साइड पे. फ्रिक्शन फोर्स इस साइड पे. तो टेंशन माइनस फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए. टेंशन क्या निकाली है अभी? 3.905 माइनस फ्रिक्शनल फोर्स. एम क्या है इधर? एम है 0.2 और एक्सेलरेशन क्या है? 2. सो लेट्स कैलकुलेट फ्रिक्शनल फोर्स. 3.905 माइनस 0.2 इंटू 2, that comes out to be 3.5. 3.5 Newton is their frictional force. So ऐसा कोई आंसर है? Yes, A is our answer. Let's move on to question 8. A resultant force causes an object to accelerate. What is equal to the resultant force? Resultant force किसके equal होती है? Change in momentum divided by time. तो let's see कोई ऐसा option है? Yes, C is our option. The change in momentum of the object per unit time. अब 9 पे आ जाओ. An object falls from a stationary helicopter and reaches terminal velocity. Terminal velocity पे acceleration क्या हो जाती है? 0. Let's see what happens to the acceleration of the object between leaving the helicopter and reaching the terminal velocity. It decreases to 0. B will be our answer. Let's move on to question 10. Two balls of mass m and 2m traveling in a vacuum with initial speeds of v and 2v respectively collide with each other head on as shown. After the collision, the ball of mass m rebounds to the left with velocity v. Okay. What is the loss in kinetic energy? Basically हमने loss in kinetic energy निकाल लें. ठीक है. So how will we do that? First of all, तो अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, this is before collision. Before collision की जो है सिनेरियो. आफ्टर कोलिजन का सिनेरियो किस तरह दिख रहा है? आफ्टर कोलिजन का सिनेरियो कुछ इस तरह है कि ये जो मास m है, द मास m इज ट्रैवलिंग टू द लेफ्ट विद द वेलोसिटी ऑफ v. ठीक है. मास 2m की वेलोसिटी हमें नहीं पता, इसकी वेलोसिटी हमें नहीं पता. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आफ्टर कोलिजन मास 2m की वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम निकालेंगे. बिफोर कोलिजन जो मोमेंटम है, मोमेंटम बिफोर कोलिजन मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? Must be equal to the momentum after
आफ्टर कोलिजन, ठीक है। तो बिफोर कोलिजन क्या मोमेंटम है, m इंटू 2v, 2mv, और ये क्या होगा माइनस 2mv, क्यों, क्योंकि इसमें जो वेलोसिटी है इट इज़ इन द लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड हमने नेगेटिव ली है, राइट हैंड साइड हमने पॉजिटिव ली है, इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या होगा, माइनस mv प्लस 2mx, x जो है वो वेलोसिटी है ऑफ 2m, वो हमने निकालनी है, ठीक है। तो दिस बिकम 0, mv इज इक्वल्स टू 2mx, m and m gets cancelled out, v upon 2 is your velocity of 2m after collision। अभी भी हमारे पास कोई आंसर नहीं आया है, अभी तक हमने सिर्फ क्या निकाला है, अभी तक हमने सिर्फ वेलोसिटी निकाली है ऑफ 2m आफ्टर कोलिजन। इसको हम रेड से लिख देते हैं यहाँ पे, v अपॉन 2 इज द वेलोसिटी एंड इट इज टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव में। v अपॉन 2 इज द वेलोसिटी ऑफ मास 2m आफ्टर कोलिजन। ओके हो गया। अब बात सुनो, अब हमने क्या निकालनी थी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी किस तरह निकलेगी, काइनेटिक एनर्जी बिफोर माइनस काइनेटिक एनर्जी आफ्टर। तो इस तरह हमारे पास लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। सो लेट मी मिनिमाइज सम थिंग्स, क्योंकि वर्किंग थोड़ी सी ज़्यादा होनी है इसकी, तो लेट्स मिनिमाइज दिस एंड पुट इट हियर, और इसको हम यहाँ पे रखते हैं, सही है। लेट्स डू अब एक थिंग कि काइनेटिक एनर्जी बिफोर के लिए कौन कौन से दो कंपोनेंट्स यूज़ होंगे मुझे बताओ। काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, 1/2, लेट मी इरेज दिस, ये माइनस का साइन है, इज इक्वल्स टू का साइन नहीं है, ठीक है। 1/2 मास ऑफ दिस एंड v क्या थी इधर, 2v स्क्वायर, प्लस बिफोर में एक और क्वांटिटी कौन सी आएगी, ये 1/2 इंटू 2m इंटू माइनस वी स्क्वायर। अब इस पूरे में से माइनस क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर। तो काइनेटिक एनर्जी आफ्टर में फर्स्ट टर्म कौन सी आएगी, 1/2m नेगेटिव v होल स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू 2m v/2 होल स्क्वायर एंड द स्क्वायर ब्रैकेट। तो दिस विल बिकम व्हाट, 1/2m 4v स्क्वायर, m इंटू 4v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2m v स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। और इसको हम माइनस किससे करेंगे, चलो इसको माइनस भी कर देते हैं, माइनस स्क्वायर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, m v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस दिस विल बिकम 2m v स्क्वायर प्लस 2m v स्क्वायर, नीचे 4 आ जाएगा एंड दैट विल गेट मल्टीप्लाइड विथ 8, ठीक है। सो दिस विल बी यर फ्रैक्शन, सही है। तो अब इसके फाइनल रिजल्ट्स किस तरह निकलेंगे बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल तो दिस 4mv स्क्वायर विल गेट प्लस विथ 2mv स्क्वायर, दिस विल बिकम 3mv स्क्वायर, और माइनस करेंगे mv स्क्वायर से तो ये बन जाएगा 5/2mv स्क्वायर, ठीक है। और इसमें से हमने माइनस करना है 1/4mv स्क्वायर, ठीक है। अब 1/4mv स्क्वायर इसमें से माइनस करना है, सो लेट्स मेक द डिनोमिनेटर सेम, मल्टीप्लाई बाय 2, दिस बिकम्स 10mv स्क्वायर, 10mv स्क्वायर अपॉन 4 माइनस mv स्क्वायर, दिस बिकम्स व्हाट, 9mv स्क्वायर अपॉन 4। तो ऐसा कोई आंसर है, लेट मी सी फर्स्ट ऑफ ऑल, ऐसा ना हो हमने आंसर ही गलत निकाला हो। येस, देयर इज़ एन आंसर लाइक दिस, दैट इज़ 10 का पार्ट सी, सही है। सो दिस वॉज अ लेंदी क्वेश्चन, यू मस्ट हैव टेकन योर टाइम इन एग्जामिनेशन। इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज करके यहाँ पे रख देता हूँ सो दैट द स्टूडेंट्स हु आर सीइंग द रिकॉर्डिंग्स कैन व्यू इट आफ्टरवर्ड्स, सही है। ये लो, ये मैंने छोटा सा करके यहाँ पे प्लेस कर दिया, यू कैन सी दैट। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन 11 पे, ठीक है। क्वेश्चन 11 में क्या है बच्चों, अ फोर्स F applied at an angle of 45 degree to the door handle at a distance d from the pivot of the handle as shown. What is the moment of the force? Moment of the force क्या होगा बच्चों, ये F का ये वाला component that is equals to what, F cos 45 multiplied by d, that is equals to what, A। अब क्वेश्चन 12 पे आ जाओ, the perpendicular distance between the two forces is d, what is the torque of a couple? Torque of a couple क्या होता है, एक force और multiplied by the distance between, perpendicular distance between the forces, तो this will become 12 का C, FD will be your answer। Let's move on to question 13. The diagram shows an experiment to determine the force exerted on a ball by a horizontal air flow। हमने air flow की force निकालनी है।
द बॉल इज सस्पेंडेड बाय अ लाइट स्प्रिंग एंड वेट कितना है बॉल का वेट है बच्चों 0.15 न्यूटन. ओके हो गया. The deflection of the string from the vertical is 30 degree and the ball is in equilibrium. Again, equilibrium का मतलब क्या होता है? Up force is equals to down force and left force is equals to the right force. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बच्चों मुझे बताओ इसमें वायर में कौन सी फोर्स लग रही होगी? टेंशन. और टेंशन के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक इस तरह एंड एक इस तरह. ये जो वर्टिकल वाला कंपोनेंट है उसकी क्या वैल्यू होगी? T cos 30. ये जो हॉरिजॉन्टल वाला है उसकी क्या क्वांटिटी होगी? T sin 30. ठीक है. अब हमने क्या देखना है? ये T cos 30 विल बी इक्वल टू व्हाट? विल बी इक्वल टू द वेट, क्योंकि वेट और T cos 30 आर द ओनली टू वर्टिकल फोर्सेस. और अगर इक्विलिब्रियम में रखना है हमने इसको बॉल को, तो देन दीज टू मस्ट बी इक्वल. तो 0.15 डिवाइडेड बाय cos 30, 15 डिवाइडेड बाय cos 30 विल गिव यू व्हाट? विल गिव यू 0.173. टेंशन किसके इक्वल हो जाएगी? टेंशन विल बी इक्वल टू 0.173 न्यूटन. अब हमने टेंशन नहीं निकालनी थी, हमने फोर्स ऑन द बॉल ड्यू टू द एयर फ्लो, वो किस तरह निकलेगी? ये F एयर फ्लो किस तरह निकलेगी? अब अगर आप गौर से देखो तो बॉल इज इन इक्विलिब्रियम, तो एयर फ्लो की फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन सी एक और फोर्स लग रही है? T sin 30. FA इज इक्वल्स टू T sin 30. FA या एयर फ्लो की फोर्स क्या हो जाएगी? टेंशन दैट इज 0.173 मल्टीप्लाइड बाय साइन 30 विच गिव्स यू अ वैल्यू ऑफ 0.087. सो B विल बी योर आंसर. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 14. टू सॉलिड cylindrical objects, कौन से? X and Y are fully immersed in a liquid as shown. Okay. The objects have the same volume. दोनों का V नॉट जो है वो सेम है. The density of the material of Y, material Y की density is 2 rho compared to the density of material X. ठीक है. Both objects are stationary. Which statement is correct? कौन से statement जो है वो correct है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बच्चों मुझे बताओ x और y पे अपथ्रस्ट क्या लग रही होगी? अपथ्रस्ट ऑन x इज इक्वल टू व्हाट? रो जी वी नॉट. और अपथ्रस्ट ऑन y भी क्या होगी? रो जी वी नॉट. यहाँ पे जो रो है ना बच्चे, दिस इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड. इसमें हम डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट लेते ही नहीं है. However, हमें पता है कि डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट y इज 2 रो एंड डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट x इज रो, बट हम इनको कंसिडर ही नहीं करेंगे सवाल में, क्योंकि ये जो अपथ्रस्ट के फॉर्मूले में रो लगता है, दैट इज व्हाट? इट इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड. और अगर दोनों मटेरियल सेम लिक्विड में है तो दोनों का रो क्या होगा? दोनों में जो रो मल्टीप्लाई होगा फॉर अपथ्रस्ट दैट विल बी द सेम. तो दोनों का जो आंसर आएगा अपथ्रस्ट का दैट विल बी सेम. ठीक है. रो एक्स अपथ्रस्ट एक्स विल बी इक्वल टू अपथ्रस्ट वाई, क्योंकि दोनों की डेंसिटी सेम है, जी सेम है, दोनों का वॉल्यूम सेम है. ठीक है. द फोर्स ड्यू टू द लिक्विड एक्टिंग ऑन, नहीं, द प्रेशर डिफरेंस ड्यू टू द लिक्विड बिटवीन द टॉप एंड बॉटम सर्फेसेज ऑफ एक्स इज द सेम, नहीं. द अपथ्रस्ट एक्टिंग ऑन एक्स इज सेम एज द अपथ्रस्ट एक्टिंग ऑन वाई. सी विल बी आवर आंसर. Let's move on to question 15. An electric car travels at constant speed of 70 km per hour for 80 kilometers on a straight horizontal road. Uses energy E from its battery. यार ये energy E use कर रहा है from its battery और travel कितने पे कर रहा है? constant speed पे. तो अगर आप एक कार को इमेजिन करो जो कि constant speed पे चल रही है और इंजन उसका स्पीड लगा रहा है E, तो बैकवर्ड फोर्स भी कितनी होगी? बैकवर्ड फोर्स विल बी सिमिलर टू ई. ठीक है. आर जो है दैट विल बी सिमिलर टू ई. ठीक है. तभी तो कांस्टेंट स्पीड होगी, तभी तो रिजल्टेंट फोर्स 0 होगी. ठीक है. देखो इमेजिन करो एक कार है जो कि 70 किलोमीटर पर आर की कांस्टेंट स्पीड पे जा रही है और उसका इंजन कौन सी फोर्स लगा रहा है? ई. तो इंजन अगर फोर्स ई लगा रहा है तो कितनी फोर्स बैकवर्ड लगनी चाहिए फॉर द रिजल्टेंट फोर्स टू बी 0? ई. या कह लो कि दोनों बैकवर्ड और फॉरवर्ड एनर्जीज जो हैं वो ई होंगी, तभी आपकी रिजल्टेंट फोर्स या एनर्जी विल बी 0. तो रेजिस्टिव फोर्स इन दिस केस विल बी व्हाट? ई. ठीक है. द रेजिस्टिव फोर्स ऑन द कार इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड स्क्वायर. ओके. तो बेसिकली ये कह रहा है कि वेन एवर आर इज इक्वल टू के वी स्क्वायर. ठीक है.
R is directly proportional to v square, डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा तो दिस बिकम्स के वी स्क्वायर। और जब 70 किलोमीटर पर आर पे आप चल रहे हो, 70 किलोमीटर पर आर पे आप चल रहे हो, तो आर किसके इक्वल है? ई के इक्वल। और वेलोसिटी किसके इक्वल है भाई? 70 स्क्वायर, 70 स्क्वायर। सो इफ आई मेक के द कांस्टेंट हेयर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ई डिवाइडेड बाय 4900 इज इक्वल्स टू के। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। अब आ जाओ आगे क्या लिखा हुआ है। हाउ मच एनर्जी इज यूज फ्रॉम द बैटरी व्हेन द कार ट्रैवल्स एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। यार अब वो कह रहा है सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट हो गया। अब सिनेरियो ये हो गया है कि आपकी कार जो है वो कितने पे चल रही है? 60 किलोमीटर पर आवर की कांस्टेंट स्पीड पे चल रही है, ठीक है। अब भी जो एनर्जी होगी वो किसके इक्वल होगी, ठीक है। हमने ई अब निकालना है। हमें रेजिस्टिव फोर्स का फॉर्मूला पता है, क्या है? रेजिस्टिव फोर्स इज इक्वल्स टू के वी स्क्वायर। और हमने क्या निकालना है? आर इज इक्वल्स टू व्हाट? के। वी किसके इक्वल है भाई इधर? 60 स्क्वायर। और हमें एक और बात पता है, फॉर इट टू ट्रैवल एट कॉन्स्टेंट स्पीड। यार अगर ये गाड़ी 60 किलोमीटर पर आर की कांस्टेंट स्पीड पर ट्रैवल करेगी तो आर भी किसके इक्वल होगा? ई के। एंड दैट्स व्हाट वी हैव टू फाइंड। तो यहाँ पे आर को हम ई से रिप्लेस कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं ई 60 इज इक्वल्स टू के 60 स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें भी हम के को सब्जेक्ट बना देते हैं। ई 60 डिवाइडेड बाय 3600 इज इक्वल्स टू के। दिस इज आवर इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 बोथ रिप्रेजेंट के, तो दोनों को इक्वेट कर दो। इक्वेट इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या बन जाएगा? E डिवाइडेड बाय 4900 इज इक्वल्स टू ई 60 डिवाइडेड बाय 3600। हमने ये वाली E निकालनी है, सो लेट्स कैलकुलेट इट। E 3600 divided by 4900, which comes out to be what? Let me put it in the calculator. It comes out to be 0.735 E। 0.735 E is your E60। तो देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है। लेट्स सी। यस, 0.73 इज आवर ऑप्शन, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 16। What is meant by efficiency of a system? Efficiency of a system से हम क्या मीन करते हैं? The total energy input to the system divided by the useful energy output by the system, नहीं। The useful energy output from the system by, नहीं। The useful energy output from the system by the total energy input to the system। तो 16 का आंसर would be C. The correct definition is written in C. Let's move on to question 17. When an object of mass m is raised through a vertical height, the gain of its gravitational potential energy is delta EP. Delta EP and delta H are related by this equation. Okay हो गया. Where g is the acceleration of free fall. The definition of which physical quantity is needed to drive this equation. यार एनर्जी को ड्राइव करने के लिए हमेशा कौन सी चीज़ यूज होती है? वर्क डन। तो डी इज आवर आंसर। Let's move on to question 18. 3 identical springs, each with the same spring constant, are connected together in 4 different arrangements as shown. Okay. Which arrangement has the highest or largest combined spring constant? तो यार largest spring constant किस में होगा? जिसमें extension सबसे कम होगी। क्यों? क्योंकि हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है F is equals to KE। अब अगर फोर्स जो है वो कांस्टेंट हो जाए, फोर्स कांस्टेंट हो जाए, तो अगर फोर्स कांस्टेंट हो जाएगी तो K एंड E विल बी व्हाट? इनवर्सली रिलेटेड। तो जिसका E स्मॉलेस्ट होगा उसका K क्या होगा? लार्जेस्ट। तो अब लेट्स सी एक्सटेंशन सबसे कम किसकी है। इसकी एक्सटेंशन इज लाइक लेट सपोज E 2 ही होगी, इसकी एक्सटेंशन 2 ही होगी। इसकी एक्सटेंशन E/3 होगी। इसकी एक्सटेंशन होगी राउंड अबाउट E/2 प्लस E, दैट इज़ 1.5 E। इसकी एक्सटेंशन होगी 3E, ठीक है, टोटल, ठीक है। तो सबसे कम एक्सटेंशन किसकी है? पार्ट बी की। तो सबसे ज़्यादा स्प्रिंग कांस्टेंट किसका होगा? पार्ट बी का। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 19. द फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ फॉर अ वायर इज शोन. विच रो आइडेंटिफाई द लेबल्स एक्स, वाई एंड जी. एक्स क्या है? एक्स इज द इलास्टिक रीजन, वाई क्या है? प्लास्टिक रीजन। तो एक्स और वाई कहीं सही तरह लेबल है? यस,
हेयर इन द ऑप्शन डी. और डी क्या है और जेड क्या है, सॉरी, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. तो डी हमारा सही ऑप्शन है. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 20. व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन पॉइंट एक्स एंड वाई. देखो अगर y यहाँ पे है और x यहाँ पे होता तो दोनों आउट ऑफ फेज होते, एक क्रेस्ट होता और एक टर्फ होता, और दोनों के बीच का फिर फेज डिफरेंस क्या होता, 180. इफ़ दिस वॉज व्हेन, जब एक क्रेस्ट होता और एक टर्फ होता. बट अभी जो है वो x और y के बीच का डिफरेंस जो है वो इससे भी ज़्यादा है, तो एंगल मस्ट बी ग्रेटर देन 180. तो 180 से ग्रेटर एंगल कौन सा है तीनों ऑप्शंस में, only 270. So D will be our answer. A transfer waves on a rope with wavelength lambda and time period t. Okay, the graph shows the variation of the displacement of the particle of the rope with distance d in the direction of the travel at time t is equals to 0. A particle x is labeled. हमने बताना है इस पार्टिकल x की डिस्प्लेसमेंट किस तरह वेरी करेगी विद टाइम. देखो जब भी आपके पास वेव पे कोई भी पार्टिकल हो ना और उसकी आपको डिस्प्लेसमेंट बतानी हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करो, उसके अक्रॉस एक डॉटेड लाइन बना दो. और फिर क्या करोगे, फिर जो प्रीवियस वेव है ना, एक्स से पीछे की जो भी वेव है वो ऐसे ही मिरर में रिफ्लेक्ट कर दो इस तरह. ठीक है, तो दिस विल बी हाउ एक्स विल बी डिस्प्लेस. ठीक है, देखो मैंने क्या किया, जब भी आपको वेव पे किसी भी वेव के किसी भी पॉइंट पे आपको निकालना है कि ये पॉइंट किस तरह मूव करेगा, तो व्हाट यू विल डू, एक डॉटेड लाइन बनाओगे अक्रॉस दैट पॉइंट और फिर क्या करोगे, जो प्रीवियस वेव है ना उसको रेप्लिकेट कर दोगे, मिरर इमेज कर दोगे उसकी. ठीक है, ये मैंने पूरी मिरर इमेज कर दी. ठीक है, चलो. सो ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास, नो, ए इज़ नॉट एन ऑप्शन, बी इज़ नॉट एन ऑप्शन, डी इज़ नॉट एन ऑप्शन, सी इज़ एन ऑप्शन. ठीक है, जब भी आपको किसी भी पॉइंट एक्स वाई जी ऑन अ वेव के लिए डिस्प्लेसमेंट निकालनी होती है तो क्या करते हो, उसके अक्रॉस डॉटेड लाइन बनाते हो और आगे क्या कर देते हो, मिरर इमेज बना देते हो उसकी. ठीक है, सो लेट्स कम ऑन टू क्वेश्चन 22. ठीक है, अ सोर्स, सही है, अ सोर्स ऑफ साउंड वेव इज मूविंग एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड डायरेक्टली टूवर्ड्स द स्टेशनरी ऑब्जर्वर. ओके, द साउंड वेव्स हैव अ स्पीड ऑफ दिस एंड अ फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस. तो ये हमारे पास क्या आ गई, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड एफ एस आ गई. सॉरी, दिस इज द स्पीड, सॉरी, दिस इज द स्पीड ऑफ साउंड, दिस इज वी. सही है, ये हमारे पास आ गई वी. ये हमारे पास क्या आ गई, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड एफ एस, और ये आ गई हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व दैट इज एफ नॉट. हमने क्या निकालनी है, स्पीड ऑफ द सोर्स वी एस निकालनी है. तो याद है व्हाट फार्मूला डिड वी अप्लाइड, जब आपके पास फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड इज ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड, तो कौन सा फार्मूला लगाते थे, फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड मल्टीप्लाइड बाय the speed of sound that is v divided by the speed of sound minus the speed of source. तो बच्चों अगर इसको गौर से देखो तो हमें हर वेरिएबल पता है, हमें एफ नॉट भी पता है, एफ एस भी पता है, वी भी पता है, वी यहाँ पे भी पता है, एंड ओनली दिस वेरिएबल इज अननोन. सो सिर्फ वैल्यूज प्लग इन करो एंड यू कैन कैलकुलेट द आंसर वेरी वेरी इजीली. सही है, अब आ जाओ क्वेश्चन 23 पे. अ स्टूडेंट इज investigating two electromagnetic waves x and y in a vacuum. Okay हो गया, wave x has a wavelength of this and wave y has a frequency of this. What are wave x and y? तो ये बच्चों रेक्टिफिकेशन वाला काम था. जिस वेव की वेवलेंथ 5.2 इंटू 10⁻⁻7 की रेंजेस में होती है वो कौन सी होती है, विजिबल लाइट. तो ऐसा एक ही ऑप्शन है, दैट इज सी. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 24. A plane polarized light wave of intensity I naught is incident normally on a polarizing filter. Okay. The initial intensity of the transmitted wave is 0. Okay. A second polarizing filter is then inserted between the source and the first filter. Its transmission axis is 45 degree to the transmission axis of the first filter as shown. Okay. अच्छा, बेसिकली इसमें हो ये रहा है कि हमारी जो इंसिडेंट लाइट है आई नॉट वो फर्स्ट ऑफ ऑल एक फ़िल्टर से पास करिए जिसका एंगल है 45, फिर एक दूसरे फ़िल्टर से पास करिए जिसका फर्दर एंगल 45 है. तो फाइनल इंटेंसिटी क्या होगी, इट विल बी इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर 45 इंटू कॉस स्क्वायर 45 विच विल इक्वल टू व्हाट, आई नॉट अपॉन 4. जो फाइनल इंटेंसिटी होगी हमारे पास दैट विल इक्वल टू आई नॉट अपॉन 4. तो सी इज और आंसर. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 25. What can explain how stationary waves are formed from progressive waves? Stationary waves किस तरह फॉर्म होती थी progressive waves से, by superposition. Let's move on to question 26. It is a length of 2 meter. It is open at one end and closed at the other end. A stationary wave
A stationary sound wave is set up within the pipe. Okay, there are 4 nodes and 4 antinodes within the length of the pipe. What is the wavelength of the sound wave? Okay, निकाल लेते हैं. First of all मुझे बताओ नोड से नोड तक की कितनी वेवलेंथ होती है? हाफ लैम्डा. फिर नोड से नोड तक की कितनी वेवलेंथ होती है? हाफ लैम्डा. फिर नोड से नोड तक की कितनी वेवलेंथ होती है? हाफ लैम्डा. फिर नोड से लेकर एंटी नोड तक कितनी वेवलेंथ होती है? 1/4 लैम्डा. तो अगर इन सब को प्लस करोगे तो इट विल बिकम व्हाट? 3/2 लैम्डा प्लस 1/4 लैम्डा, विच कम्स आउट टू बी अबाउट, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4, 7/4 लैम्डा. ठीक है, 7/4 लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट? 2 मीटर्स. लैम्डा किसके इक्वल हो जाएगी? 8 डिवाइडेड बाई 7 विच इज इक्वल टू 1.1. बी इज योर आंसर. अब क्वेश्चन 27 पे आ जाओ. अ टीचर इज एक्सप्लेनिंग डिफ्रैक्शन. कौन सा इक्विपमेंट बेस्ट रहेगा? रिपल टैंक. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 28. ये क्वेश्चन 28 में क्या लिखा हुआ है? कोहेरेंट लाइट ऑफ कांस्टेंट वेवलेंथ इज इंसिडेंट ऑन अ डबल स्लिट. तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? x इज इक्वल्स टू पाई डी अपॉन ए. द सेपरेशन ऑफ द स्लिट्स इज वेरीड. ए वेरी किया हुआ है. ठीक है, विच ग्राफ शोज द वेरिएशन विद द स्लिट सेपरेशन ए ऑफ द स्पेसिंग x ऑफ द इंटरफेरेंस. यार x और a के बीच का रिलेशन बताना है. तो देखते क्या पता चल रहा है? दे आर इन्वर्सली रिलेटेड. तो इन्वर्सली रिलेटेड का ग्राफ किस तरह का होगा? a curve that is touching neither of the axes. सही है. अब आ जाओ क्वेश्चन 29 पे. Length or light of wavelength 690 nanometer passes through a diffraction grating with 300 lines per millimeter, producing a series of bright spots on a screen. What is the total number of bright spots that are produced? तो यार हमने total number of bright spots produce निकालने. तो यार first of all इस चीज़ को यूज़ करके मैंने d निकालना है. अगर 1 मिलीमीटर में I have 300 lines, तो how many lines will I have in 1000 millimeter or let's say 1 meter? 1 मीटर में कितनी लाइन्स होंगी? 300 into 1000. और d क्या होता है? d इज 1 डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ लाइन्स इन अ मीटर. तो क्या आंसर आ जाएगा d का? लेट मी कैलकुलेट इट. 1 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 1000 विच इक्वल्स टू व्हाट? 3.3 इंटू 10 raised to the power minus 6. d इज इक्वल्स टू 3.3 इंटू 10 raised to the power minus 6. अब बच्चों आपके पास d आ गया. ठीक है, अब ज़रा गौर से देखना ये चीज़. ठीक है, बिकॉज दिस इज़ अ न्यू सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन. ठीक है, न्यू तो नहीं है, पहले आता रहा एग्जामिनेशन में, बट अब एग्जामिनर वापस ये वाली चीज़ें टेस्ट कर रहा है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये पता चल गया डी क्या है. सही है, हमें वेवलेंथ पता है. यस, लैम्डा भी पता है. लैम्डा भी लिख देते हैं यहाँ पे. लैम्डा इज 690 नैनोमीटर. ठीक है, और हमने क्या निकालना है? द टोटल नंबर ऑफ ब्राइट स्पॉट्स. ठीक है, देखो बच्चों, जब आपने टोटल नंबर ऑफ ब्राइट स्पॉट्स निकालने होते हैं ना, तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब भी इस तरह का एक्सपेरिमेंट होगा तो आपने कौन सी इक्वेशन लगानी है? d sin थीटा इज इक्वल्स टू n लैम्डा. और जब भी आपने टोटल नंबर ऑफ ब्राइट स्पॉट्स निकालने हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने ये निकालना होता है कि यार इस वाली सिनेरियो में मैक्सिमम नंबर ऑफ n क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ ये क्या है? n क्या है? ठीक है, क्योंकि ये अगर आ गया तो फिर आप टोटल नंबर ऑफ ब्राइट स्पॉट भी इजीली निकाल सकते हो. तो जब आपने मैक्सिमम n निकालना है ना, टू कैलकुलेट मैक्सिमम n, आप क्या करते हो? n लैम्डा डिवाइडेड बाई d को किसके इक्वल कर देते हो? लेस देन 1. जब भी आपने मैक्सिमम n निकालना होता है तो आप क्या करते हो? n लैम्डा डिवाइडेड बाई d को किसके इक्वल कर देते हो? लेस देन 1. अब इसमें आपको लैम्डा भी पता है, d भी पता है. पुट इन द वैल्यूज. चलो मैं पुट इन करता हूँ. लैम्डा क्या है हमारे पास? 690 इंटू 10 raised to the power minus 9. And if I divide this answer by 3.33 into 10 raised to the power minus 6, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0.027. अब इसको अगर मैं 1 से डिवाइड कर दूं तो और आंसर कम्स आउट टू बी 4.83. तो जब आप सारी वैल्यूज पुट करोगे तो आपके पास आएगा 4n इज लेस देन 4.83. अब इसका मतलब क्या है कि जो मैक्सिमम n होगा ना वो होल नंबर होगा लेस देन दिस वैल्यू. तो होल नंबर लेस देन दिस वैल्यू क्या है? 4. n max is equals to 4. इसका मतलब ये है कि you will have 4 bright spots on one side. 1, 2, 3 and 4. 1, 2, 3 and 4. और हर डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में एक सेंट्रल ब्राइट स्पॉट तो होता ही था. तो दिस विल बी योर 5th ब्राइट स्पॉट. और जितने टॉप पे ब्राइट स्पॉट बनेंगे उतने ही नीचे भी बनेंगे. 1, 2, 3, 4. 1,
2 3 4. दिस 5 वाला कैन ऑल्सो बी लेबल्ड एज सेंट्रल ब्राइट स्पॉट. तो 4 यहाँ पे एक बीच में, तो टोटल क्या बन जाते हैं 4 + 1 दिस इक्वल्स टू 9. 29 का आंसर वुड बी डी. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 30. A fine mist of oil droplets is sprayed into air. As the oil droplets leave the nozzle of the spraying device, they can become electrically charged. What is not a possible value for the charge of oil droplets? देखो ये सवाल बहुत ही ईजी है. इसमें हमने ये देखना है कि 1.6 इंटू 10⁻⁻9 19 इज द एलिमेंट्री चार्ज. ठीक है, अब जो भी दुनिया में चार्जेस है ना वो इसके मल्टीपल्स हैं. अगर कोई चार्ज इसका मल्टीपल नहीं है तो दैट कैन नॉट एग्जिस्ट. तो यहाँ पे अगर देखो तो 4.8 भी इसका मल्टीपल है, 8 भी इसका मल्टीपल है, 0 भी इसका मल्टीपल हो सकता है अगर कोई चार्ज ना हो. सिर्फ ये जो बी ऑप्शन है दैट इज़ नॉट द मल्टीपल ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻19. बेसिकली मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर आपके ऑब्जेक्ट पे चार्ज है ना तो इट मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻19. मल्टीपल्स किस तरह दिखते हैं इसके 3.2 इंटू 10⁻⁻19, 4.8 इंटू 10⁻⁻19. बेसिकली 1.6 के मल्टीपल्स और साथ में क्या लगाओ 10⁻⁻19. सो लेट्स कंटिन्यू इट फॉरवर्ड. 6.4 इंटू 10⁻⁻19, फिर क्या आ जाएगा 8.0 इंटू 10⁻⁻19. तो ये भी है 0 भी हो सकता है, ओनली कौन सा नहीं हो सकता बी. सो बी विल बी आवर आंसर. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 31. इन द सर्किट शोन अ फिक्स्ड रेजिस्टर X is connected in series with a battery and variable resistor. The power dissipated in X is 7.2 volts when a current of 3 ampere is passing. तो यार अगर पावर आपके पास कितनी है 7.2 और करंट क्या है 3 एम्पेयर, तो पावर का फॉर्मूला लगा लो I² R. पावर की जगह रख दो 7.2, आई की जगह रख दो 3 का स्क्वायर दैट इज़ 9. तो रेजिस्टेंस किसके इक्वल आ जाएगी, रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू 7.9 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 0.8. तो रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू 0.8 ओम. सही है. अब क्या हो रहा है, अब वेरिएबल रेजिस्टर की रेजिस्टेंस इस तरह वेरी की गई है कि पावर अक्रॉस दिस इज इंक्रीज बाय 50%. ठीक है, तो 50% पावर इंक्रीज हो जाएगी तो क्या हो जाएगा 150 हो जाएगी ये 7.2 इंटू 1.5 दिस इक्वल्स टू वॉट 10.8. 7.2 इंटू 1.5 विल बी अ न्यू पावर क्योंकि हमने 50% से इंक्रीज कर दिया. दिस विल बी इक्वल टू 10.8 वोल्ट्स और पावर इज इक्वल्स टू I² R. फिर से 10.8 डिवाइडेड बाय व्हाट R क्या है 0.8 अंडर रूट विल गिव यू योर करंट. तो 10.8 डिवाइडेड बाय 0.8 अंडर रूट में आंसर डाल दो तो योर आंसर विल कम आउट टू बी 3.67. तो बी हमारा आंसर हो जाएगा दैट इज 3.7 एम्पेयर हमारा करंट है. 32 पे आ जाओ. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ मेटल वायर इज केप्ट कांस्टेंट. ठीक है यार, पोटेंशियल डिफरेंस इज केप्ट कांस्टेंट. द लेंथ L and the diameter D of the wire are both varied. The type of the metal is kept the same. How is the current in the wire related to L and D? यार देखो V इज इक्वल्स टू आई आर लिखो और अगर आपको पता है वोल्टेज कांस्टेंट है तो I और R किस तरह रिलेटेड होंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल. और हमें ये पता है कि R से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होती है लेंथ. तो करंट से लेंथ क्या होगी, लेंथ विल बी व्हाट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट क्योंकि करंट और रेजिस्टेंस क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो करंट और लेंथ भी क्या होंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल. ये आ गया हमारा फर्स्ट रिलेशनशिप. सेकंड क्या होगा, सेकंड हमें पता है क्या, सेकंड हमें ये पता है कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. तो हम क्या लिखेंगे कि 1 अपॉन करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एरिया. हमारे पास क्या आ जाएगा करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया. और इसको फर्दर सिंप्लीफाई क्या कर सकते हो, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू du². करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू du². तो हमारे पास क्या आ गया, करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L एंड करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू du². तो 32 का आंसर विल बी डी. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 33. इसमें क्या लिखा हुआ है, अ स्टूडेंट सेट्स अप अ सर्किट. लेट्स से ये 8 वोल्ट्स की बैटरी है, यहाँ पे आपके पास 8 वोल्ट्स था, यहाँ पे आपके पास स्टार्टिंग में 8 वोल्ट्स था. ठीक है, shows how the positive and negative terminals of the voltmeter are connected. The voltmeter has a positive reading initially. Positive reading initially होने का मतलब ये है कि initially यहाँ पे 3 वोल्ट्स जा रहा था, बच यहाँ पे रहा था 5 वोल्ट्स. ठीक है,
और यहाँ पे लेट सपोज आपके पास जा रहा था 4 वोल्ट्स और यहाँ पे बच रहा था 4 वोल्ट्स, तो 5 वोल्ट से ऑब्वियसली जो है पावर किसकी, वोल्टेज किसकी तरफ जाएगा, 4 वोल्ट्स। वोल्टेज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर वोल्टेज टू लोअर वोल्टेज, ठीक है। तो इसलिए जो वोल्ट मीटर हमारा पॉजिटिव रीडिंग दिखा रहा था, ओके हो गया। What changes, if any, in temperature and light intensity would cause the voltmeter reading to decrease? भाई वोल्टमीटर की रीडिंग डिक्रीज करनी है तो हम क्या करेंगे, ये वाला वोल्टेज इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। तो ये वाला वोल्टेज इंक्रीज किस तरह होगा, जब थर्मिस्टर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी, तो अक्रॉस वोल्टेज थर्मिस्टर डिक्रीज करेगा, तो कॉन्सिक्वेंटली वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टर विल इंक्रीज। तो हमने देखना है इंक्रीज का कौन सा ऑप्शन है, ओनली ऑप्शन ए, सो वी विल मार्क दैट एंड मूव फॉरवर्ड। अब आ जाओ 34 पे। Some resistors and a battery of electromotive E and negligible internal resistance are connected in series as shown. Which statement is correct? The EMF across each resistor nahi, the potential difference across each resistor nahi, the sum of the EMFs across the resistor equal nahi, the sum of the potential differences across the resistor equals the EMF of the battery. बिल्कुल correct definition. 34 का answer would be D. Let's move on to question 35. Kirchhoff's first law is a consequence of the conservation of which quantity? Charge. 36 पे आ जाओ. The diagram shows a network of resistors. Each resistor has a resistance of 6 ohms. Okay. यार अगर 6 ओम एक रजिस्टर की रेजिस्टेंस है तो 3 रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में होंगे तो इनकी टोटल क्या हो जाएगी, 2 ओम, सही है। और अगर 6 रेजिस्टर्स पैरेलल में है तो इनकी टोटल क्या हो जाएगी, 1 ओम। और अगर फिर से 3 रेजिस्टर पैरेलल में है तो इनकी टोटल क्या हो जाएगी, 2 ओम। सबको प्लस कर दो तो आपकी टोटल रेजिस्टेंस फाइनल क्या आ जाएगी, रेजिस्टेंस फाइनल विल बी इक्वल टू 5 ओम। सो ऐसा कोई ऑप्शन है, यस बी इज योर ऑप्शन। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 37. In the circuit shown, a battery of negligible internal resistance is connected in series with a pair of fixed resistor R1 and R2. Okay. इसके अक्रॉस करंट कितना आ रहा होगा, V इज इक्वल्स टू आई आर करके निकाल लेते हैं। 6 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस क्या होगी, 80। तो 6 डिवाइडेड बाय 80 अगर करोगे तो आपके पास करंट कितना आएगा बच्चों, 0.075 एम्पेयर। 0.075 एम्पेयर। हमने बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। Any non-zero reading on the galvanometer means that the cell has an EMF of 1.5 volts. No. The battery does not need to have an EMF of 6 volts. No. The cell may be connected. No. The galvanometer does not need to be calibrated in एम्पेयर। सही बात है, क्योंकि आपके पास करंट क्या आ रहा है, 0.07 एम्पेयर। तो ज़रूरी नहीं है कि आप गैल्वेनोमीटर को एम्पेयर्स में कैलिब्रेट करो, इट कैन ऑल्सो बी कैलिब्रेटेड इन मिली एम्पेयर्स। Two nucleides are different isotopes of the same element. Which statement about the nucleides is correct? Nuclei of the nucleides have the same number of different number of protons. नहीं गलत, they have the same number of electrons. A is correct. ठीक है। And let's come on to question 39. The charge to mass ratio of a particle is given by the इक्वेशन। ठीक हो गया। हमने अल्फा, पॉजिट्रॉन और प्रोटॉन का क्या निकालना है, चार्ज टू मास रेशो। एंड सबसे पहले किसका बताना है, सबसे पहले स्मॉलेस्ट का बताना है। तो बच्चों मुझे बताओ अल्फा का चार्ज क्या होता है, +2। उसका मास क्या होता है, 1.66 × 10⁻⁻27 मल्टीप्लाइड बाय 4। ठीक है, क्योंकि अल्फा का मास क्या होता है, अल्फा पार्टिकल का मास इज 4u और AQ किसके बराबर है, 1.66 × 10⁻⁻27। पॉजिट्रॉन के लिए क्या होगा, पॉजिट्रॉन के लिए बच्चों बता सकते हो क्या होगा, पॉजिट्रॉन के लिए इट विल बी व्हाट, +1 डिवाइडेड बाय व्हाट, 1.66 × 10⁻, लेट मी सी पॉजिट्रॉन का मास क्या होता है। एक मिनट हम डेटा बुकलेट से देख लेते हैं सो दैट वी मेक नो एरर्स हियर। हाँ, रेस्ट मास ऑफ अ प्रोटॉन क्या होता है, 1.66 × 10⁻⁻27 और U का मास भी यही होता है। और प्रोटॉन पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का मास सेम होता है, दैट इज़ 9.11 × 10⁻31। सही है। तो लेट्स गो टू द क्वेश्चन अगेन, हेयर वी आर अगेन। ठीक है, तो हम किसका निकाल रहे थे, हम निकाल रहे थे पॉजिट्रॉन का। तो पॉजिट्रॉन में चार्ज तो +1 होगा बट मास क्या होगा, मास विल बी 9.11 × 10⁻31। और प्रोटॉन में क्या होगा, प्रोटॉन में भी चार्ज क्या होगा, +1 बट मास क्या होगा, 1.66 × 10⁻⁻27। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा आएगा, सबसे स्मॉलेस्ट विल बी अल्फा।
सबसे स्मॉलेस्ट विल बी अल्फ़ा. सबसे लार्जेस्ट कौन सा आएगा? बीटा प्लस. दिस विल बी लार्जेस्ट क्योंकि इसका मास सबसे स्मॉलेस्ट है. ठीक है. और प्रोटॉन जो है वो इन दोनों के बीच में आएगा. तो हमने ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें अल्फ़ा फर्स्ट है, उसके बाद सेकंड नंबर पे प्रोटॉन है और लास्ट या फर्स्ट नंबर पे बीटा प्लस है. तो बी इज़ आवर ऑप्शन. विच कॉम्पोजिशन ऑफ अप एंड डाउन कॉर्क्स फॉर्म अ न्यूट्रॉन. तो दो कौन से होने चाहिए? डाउन कॉर्क एंड वन अप कॉर्क. एक अप कॉर्क किसके इक्वल है? +2/3 इलेक्ट्रॉन. और एक डाउन कॉर्क किसके इक्वल है? -1/3 -1/3. तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा? 0. सो सी इज़ आवर आंसर. So this marks the end of October-November 2023 का पेपर. If you have any confusions or any queries, you can ask in the comments below.